नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम चौधरी भजनलाल की आखिरी पारी पर बात करेंगे और हरियाणा में डंके की चोट पर उन्होंने 1991 से 1996 तक राज किया और फिर ये राज चौधरी बंसीलाल के हाथों में चला गया था। चौधरी भजनलाल को राजनीति में पीएचडी कहा जाता था, लेकिन कोई कितना भी ताकतवर हो दोस्तों, कोई कितना भी पढ़ा लिखा ना क्यों ना हो, एक दिन उसका सूरज ढलता है, किसी का सूरज चढ़ता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन राजनेता जब सत्ता के शीर्ष पर होते हैं दोस्तों, तो खुद को भगवान समझने लग जाते हैं और जब वो जमीन पर गिरते हैं तो उनकी जमीन भी खिसक चुकी होती है। चौधरी देवीलाल की 87 की लहर के दर्दनाक अंत के बाद हरियाणा में जब 7वीं विधानसभा के लिए 20 मई 1991 को मतदान हुआ और उस दिन लोकसभा के लिए भी मतदान हुआ, उस समय हरियाणा में 4 राजनीतिक ताकतें मौजूद थी। देवीलाल जी अपना उत्तराधिकारी चुन चुके थे अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को। रणजीत चौटाला सदा के लिए अपने पिता से अलग होने जा रहे थे, क्योंकि उनके किसी भी आदमी को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। कांग्रेस में उस समय 3 लोग मुख्यमंत्री की दावेदारी में थे। एक चौधरी भजनलाल थे खुद, दूसरे शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे और तीसरे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमर खां जी थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर भी विराजमान थे और चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से बाहर हो चुके थे और अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाकर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महम जो घटनाक्रम था, उसके बाद भाजपा ने देवीलाल जी और चौटाला जी से अलग होकर अकेले हरियाणा में वो संभावनाएं पहली बार तलाश रहे थे। और इस चुनाव में सबसे नई बात चौधरी बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी थी। पहली बार चौधरी बंसीलाल हरियाणा के गांव-गांव, चौपाल जाकर लोगों को अपने काम याद करवा रहे थे और कांग्रेस के इतने बड़े नेता को क्षेत्रीय पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। तो इसकी कहानी भी लगे हाथ जान लेते हैं। हरियाणा विकास पार्टी का जन्म हरियाणा की राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, और इसी पार्टी के बैनर तले प्रदेश के दिग्गज नेता जो लाल तिकड़ी के अक्खड़ लाल थे, चौधरी बंसीलाल, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर अपने बलबूते 13 सालों तक न केवल बतौर सुप्रीमो राजनीति की, बल्कि सरकार भी बनाई। चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक जीवन का आगाज कांग्रेस से हुआ था। सबसे पहले 1960 में उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के सौजन्य से वो पहुंचे थे। कांग्रेस ने उनको 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने में वो सबसे विश्वास पात्र उनके नेताओं में से एक थे। लेकिन आपातकाल के बाद स्थिति ऐसी आई कि 14 अप्रैल 1977 को उनको कांग्रेस कार्य समिति ने बाहर जो कांग्रेस से उनको निकाल दिया। 6 अक्टूबर 1989 को उनकी कांग्रेस में दोबारा वापसी हुई और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य उनको मान लिया गया। 20 मई 1990 को चौधरी बंसीलाल ने खुद की पार्टी में जो उसकी उपेक्षा हो रही थी, चौधरी भजनलाल का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसको देखते हुए हरियाणा विकास मंच की स्थापना की। और रोहतक में जिस दिन बंसीलाल जी ने विकास मंच की स्थापना की, उस दिन उनके बेटे सुरेंद्र सिंह राजीव गांधी के साथ महम दौरे पर उनके साथ थे। चौधरी बंसीलाल को 20 मार्च 1991 को फिर से कांग्रेस से निकाला गया और 14 अक्टूबर 2004 को हॉइपा का विधिवत कांग्रेस में दोबारा से विलय हुआ। हॉइपा ने अपने 13 सालों के अस्तित्व में 3 विधानसभा चुनाव लड़े और 4 लोकसभा चुनाव भी इस पार्टी ने लड़े हो। अपने पहले विधानसभा चुनाव 1991 में हॉइपा को 12 सीटें मिली थी और लोकसभा चुनाव में भी उनके भिवानी से जो प्रत्याशी थे चौधरी जंगबीर सिंह पंघाल, वो विजयी रहे थे। और 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा से गठबंधन करके प्रदेश में हॉइपा भाजपा की सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 7 सीटें जीती, हॉइपा ने 3 सीटें जीत ली थी। और 1998 लोकसभा चुनाव में हॉइपा 4 और भाजपा 6 सीटों पर लड़ी और दोनों के केवल एक प्रत्याशी जीते। हॉइपा के सुरेंद्र सिंह जी जीते थे भिवानी से और फरीदाबाद से रामचंद्र बेंदा जी जो भाजपा की टिकट पे थे वो जीते थे। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले हॉइपा भाजपा गठबंधन टूट गया और हॉइपा ने केवल फरीदाबाद और भिवानी लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी खड़े किए और भिवानी से खुद उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। 2000 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 82 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन 2 ही चुनाव जीते। खुद बंसीलाल जी भिवानी से बड़ी मुश्किल से जीते और रामकिशन फौजी बुआनीखेड़ा से जीते। 70 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी और इन नतीजों से साफ हो गया था कि हॉइपा अपना जनाधार बिल्कुल खो चुकी है। 2004 लोकसभा चुनाव हॉइपा का अंतिम चुनाव था जिसमें 9 प्रत्याशी खड़े किए लेकिन कोई भी नहीं जीत सका।
मत प्रतिशत जरूर 6.88% रहा और इस समय बिंदु पर 77 साल के चौधरी बंसीलाल को ये बखूबी एहसास हो गया था कि अब उनके राजनीतिक जीवन का अंत हो गया है और अपने बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह के भविष्य के लिए होइपा से अलग कुछ सोचना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 2004 को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबरपुर रोड उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी भजनलाल और कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी की उपस्थिति में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने होइपा के कांग्रेस में विलय की घोषणा कर दी। बाद में चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिले और चौधरी बंसीलाल ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को बिल्कुल दूर रखा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा के लोग उनको चौधरी भजनलाल के साथ खड़ा देखें। और अब लौटते हैं वापस 1991 के चुनाव पर। 1991 में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं थी, क्योंकि जनता 4 साल के देवीलाल चौटाला जी के शासन से त्रस्त हो गई थी। चुनावी नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक आए। कांग्रेस को 33% मतों के साथ 51 सीटें मिली और जनता पार्टी, जो देवीलाल चौटाला जी की पार्टी थी, 22% मतों के साथ दूसरे स्थान पर रही, उसको 16 सीटें मिले। बंसीलाल जी की होइपा को 12.54% मत मिले और 12 सीटें हासिल हुई। भाजपा का मत प्रतिशत 9.43% था, लेकिन 2 सीटें मिली और 5 निर्दलीय प्रत्याशी भी विजयी रहे। देवीलाल जी का ऐतिहासिक 85 सीटों से 16 सीटों पर सिमटना इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि प्रदेश की जनता अब चौधरी देवीलाल से भी नाराज थी। और यदि मतदान के अगले दिन 21 मई को राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती तो चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होना उनका निश्चित था। लेकिन राजीव जी की मौत ने तमाम स्पष्टीकरण बदल दिए, समीकरण बदल दिए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने अपना आका खो दिया और इसी के साथ उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर भी बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब उनका साधन संपन्न तिकड़मी चौधरी भजनलाल से पार पाना नामुमकिन था। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कोशिश भी की। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को फरीदाबाद के विधायक जो एसी चौधरी जी थे उनकी निगरानी में हरियाणा भवन में रखा और बीरेंद्र सिंह जी को पूरा यकीन था कि जिन लोगों ने उनको टिकट दिलाई है वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन उनके कथित भरोसेमंद जो विधायक थे वो धीरे धीरे करके चौधरी भजनलाल के खेमे में जा मिले और कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की चली थी, ये सच्चाई है। भजनलाल जी उस कमेटी तक में नहीं थे जिसमें उम्मीदवारों को चयन करना था और इस तरह से चौधरी भजनलाल ने राजीव गांधी के करीबी लोगों के जरिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की बहुत कोशिशें की। राजीव गांधी के बेहद करीबी अर्जुन सिंह और फोतेदार से भी वो मिले, लेकिन कोई पॉजिटिव परिणाम चुनाव से पहले उनको नहीं मिले। और ये कहा जाता है कि जब चौधरी भजनलाल अर्जुन सिंह से मिलने उनके घर पे गए तो अर्जुन सिंह जी ने उनको कोई तरजीह नहीं दी और मिलने से पहले उनको घंटों इंतजार करवाया। कमज़ोर पड़ रहे चौधरी भजनलाल के पास अपमानित होने के अलावा कोई चारा नहीं था और असल में दरबारी राजा के मूड के अनुसार व्यवहार करते हैं दोस्तों। अर्जुन सिंह को पता था कि चौधरी भजनलाल अब राजीव गांधी की गुड बुक में नहीं है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता होते हुए भी अर्जुन सिंह जी ने भजनलाल जी को तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद सब समीकरण बदल गए। राजीव गांधी से निराश होकर चौधरी भजनलाल ने अब एक चाल चली कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह के आशीर्वाद से जिन जिन लोगों को टिकट मिली थी उनको फंडिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे चुनाव प्रचार गति पकड़ता गया चौधरी भजनलाल भी पैसे के बूते पर इन उम्मीदवारों पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहे। पॉलिटिकल ट्रेडिंग में महारत हासिल चौधरी भजनलाल ने मतदान वाले दिन ये ऐलान किया था कि कांग्रेस 51 सीटें जीतेगी और दोस्तों प्रदेश में वही हुआ। एक कम ना एक ज़्यादा 51 सीटें कांग्रेस ने जीती और 23 मई को विधायक दल के नेता चुनने के समय बैठक में रात 3 बजे चौधरी भजनलाल के साथ 24 विधायक थे, बीरेंद्र सिंह जी के साथ 27 विधायक थे। लेकिन बाद में 19 विधायक चौधरी भजनलाल के पाले में जाकर खड़े हो गए और चौधरी बीरेंद्र सिंह के खेमे में उनके समेत केवल 8 विधायक रह गए। चौधरी भजनलाल के समर्थक विधायकों की संख्या 43 हो गई और ये खेल भजनलाल जी ने शुरू किया था। राजीव गांधी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उनको पता था, इसलिए उन्होंने सारे वैकल्पिक प्रबंध करने शुरू कर दिए थे और कांग्रेस उम्मीदवार भी इस बात को बखूबी जानते थे कि चौधरी भजनलाल वर्तमान और भविष्य में उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। चौधरी भजनलाल 80 के दशक में अपने समर्थकों को कैसे माला माल बनाया था ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते थे और माल जो जमीर पर भारी पड़ा, अधिकतर विधायक चौधरी भजनलाल के नागपास में जकड़े गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को उनके निजी मित्रों ने समझाया कि चौधरी साहब अब आप बाजी हार चुके हो, अब बदले हालात में बेहतर होगा कि आप चौधरी भजनलाल को सर्वसम्मति से हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने दें और खुद कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत से आ जाएं। दूसरी ओर चौधरी भजनलाल से भी आग्रह किया गया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को
सम्मानजनक तरीके से सहयोग मांगने की औपचारिकता निभाएं। चौधरी भजनलाल इसके लिए तुरंत तैयार हो गए, लेकिन कहा कि वे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के घर नहीं जाएंगे, लेकिन मध्यस्थ के मनोहार करने पर वह इसके लिए भी तैयार हो गए। नई दिल्ली के राव तुलाराम मार्ग पर चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा के आवास पर दोनों नेताओं की वार्ता हुई। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बात पर सहमत हो गए कि विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं लड़ेंगे और नेता पद के लिए चौधरी भजनलाल के नाम का प्रस्ताव भी वे ही रखेंगे। लेकिन अगले दिन चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक हुई तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का आत्मसम्मान जाग उठा और उन्होंने चुनाव की मांग कर डाली। अंतिम क्षणों में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बदलने की वजह समझ में आती है कि वो अपने जाट समुदाय को ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने गैर जाट नेता के सामने समर्पण नहीं किया। ऐसा करने से निश्चित ही जाट समुदाय को चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की हरकत नागवार गुजरती, अन्यथा पराजय सामने देखते हुए चुनाव लड़ने का दुस्साहस ही नहीं करते। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो चुनाव लड़ने का यह खामियाजा उठाना पड़ा और चौधरी भजनलाल ने उनको अपने मंत्रिमंडल में दूसरे की बजाय चौथे स्थान पर रखा। दूसरे स्थान पर चौधरी भजनलाल ने शमशेर सिंह सुरजेवाला को और तीसरे स्थान पर सरदार हरपाल सिंह को जगह दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के संघर्ष में चौधरी वीरेंद्र सिंह के राजनीतिक शत्रु शमशेर सिंह सुरजेवाला तब चौधरी भजनलाल जी के साथ होते थे और जल्दी मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को भी अपने रंग में ले लिया। कालांतर में राव के लिए तो चौधरी भजनलाल संकट मोचक ही हो गए और भजनलाल जी ने राव की अल्पमत सरकार की समय समय पर बहुमत जुटाकर रक्षा की। राव साहब और केसरी भजनलाल जी की प्रतिभा के कायल थे, उनकी अहमियत से वो बखूबी वाकिफ थे, इसलिए चौधरी भजनलाल ने अगले 5 सालों तक हरियाणा में डंके की चोट पर राज किया। उनका कोई प्रतिद्वंदी सामने नहीं आया और इन 5 वर्षों में भजनलाल के सामने कोई ताकतवर चुनौती नहीं थी, कोई नेता नहीं था और विपक्ष में बंसीलाल कांग्रेस में अपना भविष्य न देखते हुए चुनाव से पहले कांग्रेस को अलविदा तो कह ही चुके थे। वीरेंद्र सिंह ने भी एक तरह से भजनलाल जी को अपना नेता मान लिया था। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय भजनलाल के विरोध की थोड़ी बहुत शुरुआत की थी, जो 2005 में उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर गई और अपनी इस तीसरी पारी में चौधरी भजनलाल ने चुनावी राजनीति की दृष्टि से युवा हो चुके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और भजनलाल ने अपने बड़े बेटे 27 साल के जो चंद्रमोहन थे और कुलदीप थे उनको राजनीति में सक्रिय कर दिया। 1992 में कालका में चंद्रमोहन को वहाँ से विधायक चुनवाया। छोटे जो बेटे थे कुलदीप बिश्नोई वो 25 साल के नहीं हुए थे। 1994 में वो चुनाव लड़ने की उम्र में आए, इसलिए वो विधायक तो नहीं बने लेकिन सरकार में उनका बहुत बड़ा दखल होता था और विधायक मंत्री कुलदीप के दरबार में हाजिरी लगाते थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री राव की मुश्किलें बढ़ रही थी। हर्षद मेहता के आरोपों को हवाला कांड जो हुआ था उसने सरकार को भ्रष्टाचार के घेरे में ला दिया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राव की धर्मनिरपेक्षता भी संदिग्ध हो गई और उनके और अर्जुन सिंह के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। राव विरोधी ने उनको हटाने के लिए संघर्ष किया और हालात इतने खराब हो गए कि राव सरकार से असंतुष्ट नेताओं ने 19 मई 1995 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल सम्मेलन बुलाया, जिसमें आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने के दबाव के चलते अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस कमेटी के गठन की घोषणा करनी पड़ी। और ये तिवारी कांग्रेस थी जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, माखनलाल फोतेदार, कुंवर नटवर सिंह, शीला दीक्षित, शिवचंद माथुर और कुमार मंगलम जैसे नेता होते थे। तिवारी कांग्रेस में हरियाणा का नेतृत्व चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा, डॉक्टर राम प्रकाश और खुर्शीद अहमद कर रहे थे। भिवानी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे उनको तो तिवारी कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया था और असल में तिवारी कांग्रेस सोनिया गांधी के प्रति निष्ठावान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस थी। और इसके बाद दोस्तों 1996 के चुनाव आते हैं, हवीपा की प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन चौधरी बंसीलाल इतने कमज़ोर मुख्यमंत्री इस सरकार में बने और उनका जो एक छवि थी उसको बहुत नुकसान 1996 से 1999 के उनके शासनकाल में पहुंचाया। उस दौर की राजनीतिक घटनाओं को हम कल जानेंगे दोस्तों। आज ये कहानी जो थी ये 91 से 96 के चुनाव तक के बीच की कहानी थी, जिसमें मौका था चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन चौधरी भजनलाल से ज़्यादा सजगता उनको चाहिए थी, ज़्यादा मजबूती चाहिए थी, ज़्यादा नेतृत्व करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो उस समय चूक गए और आज तक उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया। आप वीडियो पर जरूर कमेंट करें दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन सकते थे। कल फिर मिलते हैं 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार।